नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी, कहा चीन से हुआ समझौता, पीछे हटने को तैयार। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्योंगयांग लेक से पीछे हटेंगी चीन की सेनाएं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गालवान घाटी में मारे गए थे चीन के 45 सैनिक। रूसी समाचार रिपोर्ट में खुलासा हुआ, चीन में हड़कंप मचा है। जी हां, चीन पूरी तरीके से एक्सपोज। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। फिलहाल लाइन पर आया भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने वाले कनाडाई पीएम। प्रधानमंत्री मोदी के सामने गिड़गिड़ाया फोन करके। जी हां, कहा वैक्सीन दे दो मोदी जी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में सुनाई खरी खरी। जी हां, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इस बीच म्यांमार में सख्ती बढ़ाने के लिए अमेरिका ने किया ऐलान। अमेरिका के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। तो सब कुछ खबरें आनेंगे। ट्विटर पर एक्शन की तैयारी, राज्यसभा में गरजे रविशंकर। कहा हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ तो पड़ेगा महंगा। ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सरकार ने दिए संकेत। जी हां, तो दोस्तों सब कुछ खबरें के करके विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन में हुआ समझौता, प्योंगयांग लेक से पीछे हटेंगी सेना। राजनाथ ने रक्षा मंत्री ने संसद में किया ऐलान। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले करीब एक साल से जारी सीमा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ऐलान किया है कि प्योंगयांग लेक के पास विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लेकर सहमत हैं। इसके साथ ही अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को अब लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बुधवार से इस प्रतिक्रिया को लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजनाथ की ओर से गुरुवार को तब बयान दिया गया जब एक दिन पहले ही प्योंगयांग लेक से दोनों सेनाओं के पीछे हटने की बात सामने आई है। और अब सरकार ने संसद में इस बात पर भी जोर दे दिया है, आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अपने वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन द्वारा पिछले साल भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया गया था। इस दौरान हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। सितंबर से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत के एलएसी पर यथास्थिति करना ही हमारा लक्ष्य है। रक्षा मंत्री बोले हैं कि चीन ने 1962 के वक्त से ही काफ़ी हिस्से पर कब्जा किया है। भारत ने चीन को बॉर्डर के हालात का रिश्तों पर असर पड़ने की बात कही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। गालवान घाटी में मारे गए थे चीन के 45 सैनिक। रूसी समाचार एजेंसी ने किया है बड़ा खुलासा। जी हां, दरअसल गालवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इनमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस बीच एक रूसी समाचार एजेंसी टास ने दावा किया है कि 15 जून को गालवान घाटी झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन अभी तक आपराधिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों के मरने की बात नहीं कबूली है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच तनाव की सिचुएशन बनी हुई है। तो दोस्तों ये रूस की रिपोर्ट के बाद चीन में खलबली मच गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल लाइन पर आए भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। मोदी को फ़ोन कर मांगे टीके, तारीफों के बांधे पुल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, हाल ही में भारत के किसान आंदोलन में दखलंदाजी की वजह से निशाने पर आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी को फ़ोन करके मदद मांगी है। उन्होंने भारत तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोरोना टीके की मांग रखी है। पीएम मोदी ने कनाडाई समकक्ष ट्रूडो को आश्वस्त किया है कि भारत कनाडा के टीकाकरण प्रयासों में पूरा सहयोग करेगा। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब ट्रूडो पूरी तरीके से सरेंडर होता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के सामने नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है ट्रूडो। आपको बता दें वही ट्रूडो है जो लगातार बयानबाजी, प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार खासकर किसानों के मुद्दे पर भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करता था। लेकिन अब पूरी तरीके से सरेंडर होता नजर आ रहा है। वैक्सीन के मामले में अब सरेंडर हो चुका है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पहली बातचीत में ही सुनाई खरी खरी। जी हां, बातचीत की है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति से पहली ही बातचीत में मानवाधिकार, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश भी दे दिया है। बाइडेन यूरोप और एशिया में तमाम सहयोगियों के साथ फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं। बाइडेन ने भी ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वह सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बल्कि दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरफ से चीन से निपटेंगे। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज़ चैनल NBC
से कहा है कि अमेरिका चीन की गलतियों को लेकर उनकी जवाबदेही तय करने में बाकी देशों का भी साथ चाहता है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा है कि बाइडेन ने जिनपिंग से बातचीत में चीन की दादागिरी और उनकी गलत आर्थिक नीतियों को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा बाइडेन ने मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया और हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाए रखने की बात कही है। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। बाइडेन ने ट्वीट किया है कि मैंने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की और उन्हें चीन नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिखाई सख्ती, म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के आदेश। म्यांमार में जारी सैन्य शासन को लेकर अमेरिका के जो बाइडेन सरकार ने सख्ती दिखाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल अमेरिका की ये सख्ती तब देखने को मिली जब इस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश में इस महीने सैन्य तख्तापलट के जरिए सेना ने सत्ता संभाल लिया है और आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो बाइडेन ने कहा है कि वो एक कार्यकारी आदेश जारी कर रहे हैं जिनमें म्यांमार के जनरल अमेरिका में $1 अरब की संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बाइडेन ने कहा है कि और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि सेना को सत्ता छोड़ देना चाहिए और देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा है कि फिलहाल मैंने एक नए कार्यकारी आदेश को मंजूरी दे दी है जो हमें तख्तापलट करने वाले सैन्य नेता, उनके व्यवसायिक हितों साथ ही परिवार के करीबी सदस्यों पर तुरंत प्रतिबंध को मंजूरी देने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा है कि हम इस सप्ताह तथ्य के पहले दौर की पहचान करेंगे और उन्होंने कहा है कि मेरे इस आदेश से अमेरिकी संपत्तियों से म्यांमार के सैन्य नेताओं को मिलने वाले लाभ को फ्रीज करने की अमेरिकी प्रशासन की अनुमति मिलेगी। म्यांमार के एक वैकल्पिक नाम का उपयोग करते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि बर्मा के लोग अपनी आवाज़ सुन रहे हैं और दुनिया देख रहे हैं। हम अतिरिक्त उपायों को लागू करने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। ट्विटर के मामले में राज्यसभा में बोले एस जयशंकर, हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई। जी हाँ, ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में। दरअसल मोदी सरकार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए आज सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ा संदेश दे दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज़, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। इससे पहले ट्विटर मामले में अमेरिका ने भारत का समर्थन दिया था। अमेरिका ने कहा कि वो दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में भारत का फैसले का समर्थन करते हैं। भारत सरकार के ट्विटर के अधिकारियों के साथ बैठक में किसान आंदोलन को फर्जी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश देने के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत के कानून के हिसाब से चलना ही होगा। सोशल मीडिया से अफवाहें फैलाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही। किसान आंदोलन, ट्विटर और सरकार में ठनी 2 घंटे की मीटिंग में भी नहीं बनी बात तो मिली कानूनी कार्रवाई की धमकी। दरअसल केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नकेल कसने की तैयारी। बुधवार रात को ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर अधिकारियों से बातचीत का ब्यौरा रिलीज किया। इनमें बताया गया कि IT सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्विटर अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की है। इसके साथ ही IT सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्विटर अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की जिनमें उन्होंने पश्चिमी देशों और भारत में ट्विटर को अलग अलग तरीके से बदनाम करने की कोशिशों को भी देखा गया है, कोशिशों के रूप में भी देखा गया है और अगर ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर पर ये संकेत दे दिए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर, नेपाल में लोकतंत्र बचाने की भारत की शरण में दहल, कहा मदद करे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। नेपाल की पूर्व PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भारत की शरण में है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस मामले में भारत से अपील की है। बुधवार को काठमांडू में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े को संबोधित करते हुए पुष्प कमल दहल ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है और उन्होंने कहा है कि PM KP शर्मा ओली के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। हम ऐसे देशों से उसे बचाने की अपील कर रहे हैं जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं। पुष्प कमल दहल ने खुले तौर पर भारत का नाम नहीं लिया है, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करके उन्होंने साफ इशारा जरूर किया है। दरअसल बीते साल 20 दिसंबर को KP शर्मा ओली ने संसद भंग करने का फैसला लिया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं, खासतौर पर ऐसे देशों से जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं और जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कैपिटल हिंसा के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। तपोवन टनल में चल रही ड्रिलिंग का काम, चमोली के गांव में झूला पुल बनाने में जुटे ITBP के जवान।
ग्लेशियर फटने से बीते दिनों उत्तराखंड के चमोली में भीषण आपदा आई थी, जिसमें कई लोगों की जान ले ली है। अब स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आईटीबीपी की जवान लगे हुए हैं। तपोवन टनल में ड्रिलिंग का काम भी जारी है। आईटीबीपी के डीआईजी अपूर्णा कुमार ने कहा है कि टेक्निकल टीम सर्वे और रेकी कर रही है। तपोवन टनल में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। वहीं आईटीबीपी के जवान चमोली के उन गांव में झूला पुल बनाने में जुटे हैं जिनका आपदा के कारण संपर्क टूट गया है। इस पुल का इस्तेमाल उन गांव में रहने वाले लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए किया जाएगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता से पूछा क्या पाकिस्तान में लगेंगे जय श्री राम के नारे अगर बंगाल में नहीं लगेंगे तो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। उनकी रैली में राजवंशी समाज की भारी भीड़ जुटी थी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी को मौका दीजिए, सोनार बांग्ला बना देंगे। उन्होंने कहा है कि ये परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री बदलने की नहीं है, ये परिवर्तन यात्रा बंगाल को बदलने की। बंगाल में ममता बनर्जी की गुंडों के दम पर चुनाव जीतती हैं। अगर बंगाल में जय श्री राम के नारे नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। ममता बनर्जी भी सिर्फ एक समुदाय का वोट लेने के लिए ऐसा करती हैं। गृह मंत्री शाह ने ऐलान किया कि भाजपा की सरकार बनते ही एक हफ्ते में बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी। यहाँ परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में 3 जगहों में परिवर्तन यात्रा शुरू की है। तो दोस्तों, बंगाल पहुंच गृह मंत्री शाह ने कड़ा एक्शन दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, 700 एकड़ की संपत्ति जब्त। अधिकारी बोले भाग जाओ या फिर जेल में रहो, मरो या जरो। दरअसल यूपी के कासगंज में हुई वारदात के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं के खिलाफ एक्शन में आई है। सरकार ने 700 एकड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। डीसीपी एससी अवस्थी ने कहा कि शराब माफियाओं के बाद अब दिन लद गए हैं, वो भाग जाएं या जेल में रहें। डीसीपी ने कहा कि यूपी में माफिया के खिलाफ पिछले काफ़ी अरसे से अभियान चल रहा है। हमने इनकी 700 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ शिकंजा कस रहे हैं, खास करके उन आरोपियों पे जो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब खैर नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि कासगंज सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोती सिंह पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। जी हाँ, दरअसल जनपद सिद्धापुर थाने क्षेत्र के गांव नमला धीमर में मंगलवार को अवैध शराब की सूचना पर पहुंचे सिपाही देवेंद्र सिंह की पीट की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मोरडिया ने इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि वारदात के 30 घंटे बाद भी आरोपी मोती सिंह फरार चल रहा है। मुख्य आरोपी मोती ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाही देवेंद्र की पीट कर निर्मम हत्या की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बंगाल का शासन संविधान से परे, इमरजेंसी की हालात, धनगढ़ का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनगढ़ ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनगढ़ ने कहा है कि राज्य का शासन संविधान और कानून के शासन से परे जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इतना डर है, कोई डर के मारे इस डर की भी चर्चा नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इमरजेंसी के हालात हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित करते हुए धनगढ़ ने ये बातें कही हैं। पॉइंट ऑफ व्यू गुबर्निटोरियल गाइडलाइन कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पोजीशन सत्र में इंडिया टुडे टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर राहुल कंवल से बातचीत करते हुए जगदीप धनगढ़ ने ये बातें कही हैं। कभी नंबर 1 रहा बंगाल, आज रोजगार उद्योग सबसे पिछड़ता रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में होंगे शामिल या उपराष्ट्रपति पद के बनेंगे। पीएम मोदी की तारीफ के बाद अटकलें तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद की जब से प्रशंसा की है तब से अटकलें का दौर शुरू हो गया है। आज़ाद के साथ ही सदन में रिटायर्ड दोनों ही पीडीपी नेताओं के भी राजनीतिक भविष्य की चर्चा जोर पकड़ रही है। कुछ लोग आज़ाद को उपराष्ट्रपति पद के संभावित एनडीए उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग कांग्रेस के G23 का हवाला देते हुए आज़ाद को जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संभावित चेहरा मान रहे हैं, जहां सरकार भविष्य में चुनाव कराने की योजना बना रही है। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून के अनुसार सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके पास घाटी में नेतृत्व की कमी है। अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के पीएम मोदी के जवाब को पढ़ा जाए तो कुछ बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तृणमूल को झटका, एक और विधायक ने ममता को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की कही बात। जी हाँ, दरअसल बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। इससे पहले कई
कई विधायक एक सांसद भाजपा में शामिल होकर झटका दिया था। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पूर्व वर्धमान जिले में सभा एक दिन बाद ही बुधवार को वर्धमान दक्षिणी विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक रवि रंजन चटर्जी ने भी ममता को चिट्ठी लिखी थी, जिनमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और इसकी वजह से वो जनप्रतिनिधियों के तौर पर नहीं जाएंगे, तो ये भी ममता को झटका। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। सीएम हेल्पलाइन 1076 तय करेगा अधिकारियों का कैरेक्टर, लोग संतुष्ट नहीं तो नपेंगे थानेदार तहसीलदार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या बेझिझक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के आधार पर फील्ड में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन होगा। सीएम ने साफ कहा है कि फिलहाल तहसीलदार या थाना अध्यक्ष अगर जनता इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लोक भवन में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 के आधिकारिक प्रयोग के लिए जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना एवं तहसील स्तर पर जिस भी व्यक्ति को समस्या का निस्तारण नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कोई भी संपर्क कर सकता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फैजाबाद से हैदराबाद तक मुस्लिम समुदाय ने मंदिर के लिए चंदा देकर कायम की मिसाल। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, चारों तरफ अब मुस्लिम समाज भी चंदा देने की एक तरीके से पहल किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद जो ओवैसी का गढ़ है, वहाँ पे जो भड़काऊ भाईजान कहे जाते हैं ओवैसी, उनके गढ़ में भी बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने राम मंदिर के लिए चंदा देकर एक तरीके से मिसाल कायम कर दी है। देश को तोड़ने वाले के मुंह पे करारा खींच के तमाचा भी मार दिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकैत को बताया दलाल, कहा किसानों को तोड़ने की भरपूर कोशिश। दरअसल राकेश टिकैत के खिलाफ सिख किसान मोर्चे के लोगों में भी भरपूर भगावत नजर आ रही है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत को लेकर सिख के खास करके किसान यूनियन के संघर्ष के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि राकेश टिकैत महफिल लूटने की कोशिश और किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा था कि 2 अक्टूबर तक किसान ये प्रदर्शन चलेगा और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये सब फर्जी अफवाहें हैं। 2 अक्टूबर तक नहीं, इस तरीके से भड़काया जाना ठीक नहीं है। और कई तरीके से हमले किए। दरअसल जिस तरीके से सिख नेताओं, जिस तरीके से राकेश टिकैत महफिल लूटने में जुटे, उस पर सिख नेता काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।